नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देवभूमि और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस बड़ी खबर के साथ, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे को लेकर देहरादून जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गया है। राष्ट्रपति 12 जून को देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगी और 13 जून को भारतीय सैन्य अकादमी यानी कि IMA के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगी। बता दें, दौरे की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। बैठक में सुरक्षा, यातायात, विद्युत, पेयजल, संचार नेटवर्क और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर विस्तृत चर्चा भी की गई है। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि राष्ट्रपति के आगमन से लेकर प्रस्थान तक सभी व्यवस्थाएं त्रुटि रहित और चाक चौबंद रहे। किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। बता दें, राष्ट्रपति के दौरे को लेकर देहरादून प्रशासन भी अलर्ट पर है। डीएम ने भी सख्त निर्देश दिए हैं, तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा भी की है। तो देहरादून से ये बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां पर सुरक्षा, यातायात और सुविधाओं पर विशेष फोकस भी इस दौरान प्रशासन करता नजर आ रहा है, क्योंकि 2 दिनों का ये दौरा है राष्ट्रपति का और काफी महत्वपूर्ण दौरा भी समझ में आता दिखाई दे रहा है। अब आपको ये बता दें कि इस पूरे मामले के मद्देनजर, देहरादून दौरे के मद्देनजर राष्ट्रपति के सुरक्षा मानकों का खासा ध्यान भी रखा गया है। यातायात और सुविधाओं पर विशेष फोकस भी किया गया है। प्रशासन को भी पूरी तरीके से मुस्तैद रहने की हिदायत भी दी गई है। आपको ये जानकारी भी दे देते हैं कि 12 जून को राष्ट्रपति देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगी और 13 जून को भारतीय सैन्य अकादमी यानी कि IMA के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगी। तो ये 2 दिवसीय दौरा है उनका। दौरे की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर ली है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं बैठक की। बैठक में सुरक्षा का खासा ध्यान रखने की बात कही गई है, यातायात सुविधाओं पर फोकस करने की बात की गई है, विद्युत, पेयजल, संचार नेटवर्क और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर विस्तृत से चर्चा होती भी नजर आई है। तो वहीं आपको बता दें, डीएम ने इस दौरान ये स्पष्ट निर्देश दिया है कि राष्ट्रपति के आगमन से लेकर प्रस्थान तक सभी व्यवस्थाएं त्रुटि रहित और चाक चौबंद रहे और किसी भी तरीके की लापरवाही को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। और वहीं देखिए, देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने IRDT सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय जन जागरूकता कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनहित से जुड़े विभिन्न योजनाओं और जागरूकता अभियानों को लेकर लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने ये कहा कि सरकार आम जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने और उन्हें विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं विकासात्मक विषयों के प्रति जागरूक करने के लिए लगातार प्रयासरत है। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने जनभागीदारी को विकास का आधार बताते हुए जागरूकता अभियानों को और प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया है। राज्य के अंदर आज समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत होने वाली बहुत सारी गतिविधियां जो निर्बल वर्ग के लिए, समाज के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों के लिए जो योजनाएं संचालित होती हैं, उन योजनाओं का लाभ उन पात्र लोगों को मिले, उन जरूरतमंद लोगों को मिले, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचे। इसके लिए जागरूकता सतर्कता अभियान, इसका सम्मेलन यहाँ पर आज हुआ है। निश्चित रूप से सम्मेलन के माध्यम से हमारे सभी मेंबर, सभी आयोगों के, परिषदों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष गण उन्होंने भाग लिया है। उनके माध्यम से सरकार की योजनाएं उन वर्गों तक पहुंचेंगी और बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के समय पर पहुंचे और जो भी पात्र लोग हैं उनको लाभ मिले। सरलीकरण, समाधान, निस्तारण, ये हमारा शुरू से मंत्र रहा है। उसी के बारे में आज यहाँ पर चिंतन और मंथन हो रहा है। निश्चित रूप से इस सम्मेलन के माध्यम से आने वाले समय में
योजनाओं का क्रियान्वयन तेज गति से होगा और जरूरतमंद लोगों को उसका लाभ मिलेगा। अल्मोड़ा से खबर सामने आई है, जहां अल्मोड़ा में राहुल गांधी की प्रस्तावित विशाल जनसभा खराब मौसम के कारण अंतिम समय पर स्थगित कर दी गई है। इसके बावजूद सिमकुना मैदान में सुबह से ही करीब 20,000 से अधिक समर्थक जुट गए थे। भीड़ इतनी अधिक थी कि मैदान और आसपास की सड़कें पूरी तरह से भर गई। बाद में कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा ने जानकारी दी है कि राहुल गांधी अब फोन के माध्यम से जनता को संबोधित करेंगे। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए हैं और बदलाव की अपील भी की है। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, बता दें, सिमकुना मैदान में भारी जनसैलाब भी देखने को मिला था इस दौरान, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से जनसभा जो है वो स्थगित की गई और फोन लाइन के माध्यम से राहुल गांधी ने जनता को इस दौरान संबोधित भी किया। हमारे सहयोगी आशीष डोभाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आशीष, क्या कुछ जानकारी है? हालांकि जनसभा होनी थी और जनसैलाब भी काफी ज्यादा वहां पर उमड़ा नजर आया, लेकिन मौसम की वजह से जनसभा को उस तरीके से संबोधित नहीं कर पाए राहुल गांधी, लेकिन उन्होंने फोन लाइन के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है। क्या कुछ जानकारी है आपको? बिल्कुल, आज उत्तराखंड में राहुल गांधी का दौरा था और करीब 4 साल बाद उत्तराखंड वो आ रहे थे, लेकिन खराब मौसम के कारण जो है वो उत्तराखंड नहीं पहुंच पाए। और जो अल्मोड़ा में जनसभा होनी थी, पौड़ी में करीब 1:30 बजे जनसभा होनी थी, वो जो है हालांकि जनसभा अल्मोड़ा में हुई तो है, लेकिन तो उसके जोश के साथ नहीं हुई है। जोश के साथ जब राहुल गांधी मंच पे होते, वो जो भी भाषण देते, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस जन है, जो उत्तराखंड की जनता है, वो जागरूक करने की वो कहीं ना कहीं कोशिश करते, लेकिन मौसम खराब होने के कारण वो उड़ान नहीं भर पाए। दिल्ली से उन्होंने जो है ऑनलाइन के माध्यम से संबोधित किया और उन्होंने सीधे तौर पर यही कहा है कि उत्तराखंड की जो सरकार है वो रिमोट कंट्रोल से चलाई जा रही है, वो दिल्ली से चलाई जा रही है और उत्तराखंड में जो नेता है उनकी सोच बिल्कुल उत्तराखंड को आशीष, फोन लाइन के माध्यम से राहुल गांधी ने जो जनता को संबोधित किया, तो उस दौरान उन्होंने जनता से संबंधित क्या कुछ मुद्दे उठाए हैं? जनता के बीच क्या कुछ बातें रखी उन्होंने? बिल्कुल, उन्होंने यही कहा है कि उत्तराखंड का जो विकास होना चाहिए, जो कांग्रेस की चाहे एनडी तिवारी सरकार रही हो या हरीश रावत या विजय बोगड़ा की सरकार रही हो, उस टाइम जो विकास हुआ है वो इन 10 सालों में कहीं देखने को नहीं मिलता है। जो एनडी तिवारी सरकार या हमारी कांग्रेस की सरकार में, उनकी कांग्रेस की सरकार में तमाम जो विकास कार्य हुए हैं वो भाजपा की सरकार आने के बाद कहीं ना कहीं अवरुद्ध हुए हैं। और उन्होंने जनता से यही अपील की है कि आने वाले चुनाव में वो कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में बनाएंगे और ताकि जो राज्य का विकास है वो तीव्र गति से आगे होता रहे। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आशीष आपका। तो देखिए, आपको ये बता दें कि जिस तरीके से राहुल गांधी उत्तराखंड पहुंचने वाले थे, जनसभा को संबोधित करने वाले थे, जनता से मुलाकात भी करने वाले थे, हालांकि मौसम खराब हुआ जिस वजह से वो जनसभा स्थगित की गई, लेकिन फोन लाइन के माध्यम से उन्होंने जनता को संबोधित किया। हम दिल्ली से उत्तराखंड आए, पंतनगर से अल्मोड़ा हमारी हेलीकॉप्टर की फ्लाइट थी। रास्ते में पायलट ने कहा कि मौसम बहुत खराब है और वो आगे नहीं जा सकता और हमें पंतनगर लौटना पड़ा। मैं चाहता था कि आज मैं आपसे मिलूं और उत्तराखंड की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, इसके बारे में बात करूं, उत्तराखंड के भविष्य के बारे में आपको बताऊं, मगर दुख की बात है कि मुझे आज वापस लौटना पड़ा। जल्दी से जल्दी हम ये प्रोग्राम फिर से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। और वहीं देखिए, चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने सभी विभागों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि यात्रा सीजन चरम पर है, इसीलिए श्रद्धालुओं की सुरक्षा
स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल और यातायात व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यात्रा मार्गों, पंजीकरण केंद्रों और प्रमुख पड़ावों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। साथ ही भीड़ प्रबंधन, साफ सफाई, दवाइयों की उपलब्धता और सही जानकारी पहुंचाने पर भी जोर दिया गया। प्रशासन का लक्ष्य यात्रियों को बेहतर और सुरक्षित यात्रा अनुभव देना है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ जारी है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसरों और यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं का लगातार आवागमन भी बना हुआ है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोहन सिंह ने बताया है कि यात्रा व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, दर्शन व्यवस्था और सुविधाओं को लेकर प्रशासन और मंदिर समिति लगातार निगरानी कर रही है, जिससे यात्रा सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से संचालित हो सके। यात्रियों के लिए संदेश ये भी होगा कि अब धीरे धीरे हमारा बरसात का सीजन भी आने वाला है और क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत बड़ी है और हमारा जो जोशीमठ में है वन वे भी किया गया है, तो बिल्कुल एक बार जो है रजिस्ट्रेशन करके भी जरूर आए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन से आएंगे तो एक हम डाटा भी हम लोगों के पास होता है और यहाँ पे ठंडा भी रहता है, तो आप जो गर्म कपड़े हैं उनको भी लेके आए और जो अपनी आवासीय व्यवस्था है उनकी भी पूरी पहले से इंतजाम कर लेंगे, तो यहाँ आकर के अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और यात्रियों से यही अपेक्षा रहेगी कि आप आए और थोड़ी सी आपको कष्ट जरूर होगा, क्योंकि भीड़ ज्यादा है, कतारें लंबी लग रही है, दर्शनों में थोड़ा वक्त लग सकता है, तो आप अगर धैर्य बना के रखेंगे तो बाबा केदार हो या बद्री नारायण हो, जरूर आपकी जो भी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे। और वहीं देखिए, उत्तराखंड सरकार बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की और बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने निर्देश दिए हैं कि जन्म से लेकर स्कूल की पढ़ाई पूरी होने तक हर बच्चे का पूरा रिकॉर्ड एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो। इसमें टीकाकरण, आंगनबाड़ी, स्कूल प्रवेश और शैक्षणिक उपलब्धियों की जानकारी भी शामिल होगी। साथ ही अभिभावकों को समय समय पर SMS के जरिए जरूरी सूचनाएं भी मिलेंगी। इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी विभाग मिलकर नया सिस्टम तैयार करेंगे। देहरादून की बहुप्रतीक्षित आढ़त बाजार पुनर्विकास परियोजना को अब नई रफ्तार मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की महत्वाकांक्षी योजना के तहत MDDA ने जून 2026 तक सभी लंबित कार्य पूरे करने का लक्ष्य तय किया है। MDDA उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में रजिस्ट्री प्रक्रिया में तेजी लाने, निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी करने और आधारभूत सुविधाओं के स्थानांतरण को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही प्रतिकर राशि लेने के बावजूद कब्जा नहीं छोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। परियोजना पूरी होने के बाद राजधानी को आधुनिक और सुव्यवस्थित व्यापारिक केंद्र के रूप में नई पहचान मिलने की उम्मीद है। और वहीं उत्तराखंड के देवप्रयाग में हुए दर्दनाक सड़क हादसे के बाद राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। मंगलवार को एक इनोवा कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरते हुए नदी में समा गई। वाहन में चालक समेत कुल 8 लोग सवार थे, जिनमें 5 महिलाएं और 3 पुरुष भी शामिल थे। हादसे के बाद SDRF ने तत्काल सर्च ऑपरेशन शुरू किया और बुधवार को भी अभियान जारी रखा। बता दें, सोना नायक, अपर्ण यदुवंशी के निर्देशन में SDRF की डीप डाइविंग टीमें नदी के गहरे हिस्सों, तेज बहाव वाले क्षेत्रों और संभावित स्थानों पर सघन तलाशी अभियान चला रही हैं। फिलहाल 3 लापता यात्रियों की तलाश जारी है। SDRF स्थानीय प्रशासन और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर आधुनिक रेस्क्यू तकनीकों की मदद से राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। देहरादून में तड़के सुबह पुलिस और राजस्थान के शातिर बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। जानकारी के मुताबिक नया गांव क्षेत्र के बैरियर तोड़कर भाग रहे बदमाशों को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर डाली। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश रिंकू मीणा के पैर में गोली लगी, जबकि पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 2 देसी तमंचे और कारतूस बरामद किए गए हैं। रिंकू मीणा पर हत्या समेत कई गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं, तो वहीं इस गैंग के 3 अन्य फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश भी दे रही हैं। दून पुलिस इस कार्रवाई को बड़ी सफलता मान रही है।
देहरादून पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ी चोट करते हुए कोबरा गैंग से जुड़े 3 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनमें 2 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से करीब 20 लाख रुपए कीमत की 20 ग्राम कोकेन बरामद किए हैं, जिसे दिल्ली से लाकर देहरादून की हाई प्रोफाइल पार्टियों में सप्लाई किया जाना था। राजपुर क्षेत्र में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान ये सफलता मिली है। बता दें, पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य तस्करों की तलाशी में जुटी हुई है। एसएसपी ने टीम को नकद पुरस्कार देने की घोषणा भी की है। कुछ समय से माननीय मुख्यमंत्री जी के ड्रग फ्री उत्तराखंड की जो मुहिम है उसमें देहरादून पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। हालांकि इसके जो प्रयास हैं वो काफ़ी हद तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो मेन इसके किंग पिन हैं हम वहाँ तक पहुँच सकें। इसी में एक महत्वपूर्ण जो सूचना हमें मिली थी थाना राजपुर पुलिस को, जिसमें कुछ लोग दिल्ली से ड्रग पेडलिंग को लेके यहाँ पर आए थे और उनके द्वारा यहाँ पर अलग अलग जगह पे कुछ ड्रग्स को सप्लाई किया जाना था। ये सूचना राजपुर पुलिस को प्राप्त हुई थी और ये जो इसके जो गैंग मेंबर्स हैं, ये कोबरा गैंग जो पूर्व में भी यहाँ से करीब 7 लोग जो 7 विदेशी थे उनको इसमें पूर्व में निरुद्ध किया जा चुका है, पूर्व में जेल भेजा जा चुका है। और वहीं देहरादून में पिछले 24 घंटों के दौरान आगजनी और प्राकृतिक व्यवधान की कई घटनाएं सामने आई हैं। फायर स्टेशन देहरादून को 4 आग लगने और 2 स्थानों पर पेड़ गिरने की सूचना मिली, जबकि डोईवाला क्षेत्र में अस्थायी झोपड़ियों में आग लग गई। पटेल नगर के एक घर, ट्रांसपोर्ट नगर के धूपबत्ती गोदाम, करणपुर के एक कमरे और एक बिजली के पोल में लगी आग पर दमकल टीम ने तेजी से काबू पाया। फायर कर्मियों की सतर्कता और साहस से बड़ा नुकसान टला। बता दें, विभाग ने लोगों से बिजली व्यवस्था की नियमित जांच कराने की अपील की है। नैनीताल के भीमताल ब्लॉक सभागार में आयोजित जन संवाद दिवस में जनप्रतिनिधियों ने जमरानी बांध परियोजना के अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जताई है। ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हरीश सिंह बिष्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी योजनाएं जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर ही संचालित की जाए। बैठक में सोलर लाइट वितरण और पेयजल संकट के मुद्दे प्रमुखता से उठे और प्रमुख ने जरूरतमंद क्षेत्रों में प्राथमिकता से सोलर लाइट लगाने और प्रभावित गांवों को योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए। बता दें, साथ ही खराब पेयजल पंपों को जल्द ठीक कर जलापूर्ति सुचारू करने को भी कहा गया है। तो अधिकारियों को बुला करके और जनप्रतिनिधियों को बुला करके उन दोनों का आमना सामना करा करके जो भी उनकी छोटी मोटी समस्याएं थी या बड़ी समस्याएं थी, विशेष रूप से सोलर लाइट के वितरण में बहुत ज्यादा बंदरबाट की जा रही थी, जिसमें जनप्रतिनिधियों की अनदेखी की जा रही थी, खासतौर से क्षेत्र पंचायत सदस्यों की। तो उस समय में उन्हें स्पष्ट निर्देश दे दिए कि इसमें किसी भी जनप्रतिनिधि की अनदेखी न करें और सोलर लाइट नियमतः वहीं लगाएं जहां बाघ का आतंक है, जहां खतरा है, और उन्हीं गाँवों में लगाएं। दूसरा, कुछ गाँव छूट गए, जैसे बान्ना है, पिंडो है, आपका रानीबाग है, आपका मलवाताल है, तो इन गाँवों को भी शामिल किया जाए इस परियोजना में, ताकि। और इसी के साथ देवभूमि से जुड़े इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर और स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। नमस्कार।